to want to grab audience's attention, they would do certain things. इस तरह की चीजें इमाद वसीम ने बचपन में कैसे डील किया? क्योंकि इमाद वसीम उसी तरह ही रिस्पॉन्ड कर रहा है जिस तरह उसने किसी ऐसी सिचुएशन को किया होगा. So every individual is responding to the pressure differently. जब वो चौके छक्के मिल रहे होते हैं तो हम जैसे कहते हैं ना, we are devouring on those things. हम उसको, हमारी जो हंगर होती है, हम उससे है ना, क्या हमें वो फीडिंग मिल रही होती है. वंस वो क्रिकेटर वो फीड देना बंद कर देता, they troll them. मेरे नजदीक ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहां हर प्लेयर को अपने ट्रॉमा की अवेयरनेस जरूरी होनी चाहिए. क्योंकि ट्रॉमा भी एक किस्म का प्रेशर लाता है आपके ऊपर और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. वो विराट कोहली है या बाबर आजम है या क्रिस गेल है, व्हाटएवर दैट पर्सन इज, अगर वो ये सारी चीजें गंद वाला उस ग्लास में मौजूद है जो उसकी बॉडी है, दैट प्लेयर कैन नॉट परफॉर्म वेल. बट उसकी अब बॉडी लैंग्वेज देखिए. और अगर हमारा कैप्टन जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, हाउ डू दे हैंडल थिंग्स? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ THS. आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि पहले भी पॉडकास्ट पे आए थे, सुहेल भवानी साहब, जो कि एक इनर चाइल्ड वर्क और साइकोलॉजी वगैरह इस साइट पे हैं पूरे. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया फिर से. हवा का लफ्ज वैसे बहुत ही अहम है क्योंकि हवा डिफाइन करती है कि माहौल कैसा होगा उसके अतराफ. बिल्कुल. जैसे अंग्रेजी में एनर्जी भी कहते हैं कि आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद द काइंड ऑफ एनर्जी यू ब्रिंग टू समथिंग, whether it's sports or something else. But you know, इससे भी फर्क पड़ता होगा ना अगर स्पोर्ट्स के अंदर एक टीम है. क्योंकि हमारा जब पॉडकास्ट का टॉपिक यही है कि साइकोलॉजी क्रिकेटर्स की किस तरह अफेक्ट करती है, प्रेशर हैंडलिंग और कंपैरिजन्स और ये सारे मुख्तलिफ टीम में खेलना, ये सारी चीज़ें किस तरह अफेक्ट करते हैं विनिंग लूजिंग के ऊपर. तो एक बंदा जो टीम में आता है वो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, वो विनर है, तो वो अपलिफ्ट करेगा दूसरों को भी. एब्सोल्युटली करेगा. लेकिन इसमें ये देखना होगा कि ये पॉजिटिव एनर्जी किस स्पेस से आ रही है. मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी इस तरह भी आ सकती है कि यू फील दैट देयर इज समथिंग मिसिंग एंड यू वांट टू अवॉइड दैट नेगेटिव थिंग एंड यू वांट टू बी जस्ट पॉजिटिव. तो ये एक मस्बत रवैया, जिसे कहते हैं कि साइकोलॉजी में एक चीज होती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी. तो ये पॉजिटिविटी ये भी नहीं होनी चाहिए, मेरा ये अंदाजा है. क्योंकि इससे जिसे कहते हैं ना कि आपने हवा का तस्वुर, हवा कहा कि हवा चली हुई है, तो लोग ये महसूस कर लेते हैं कि ये जो मस्बत रवैया है इसके पीछे अवॉइडेंस है, डिस्ट्रैक्शन है, या फिर ये रियली एक मस्बत रवैया है. तो आप अगर प्लेयर्स में से, फिर मैं किसी का अगर मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लूंगा तो पीपल वुड से कि ये उसकी साइड ले रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट, बट यू टेक फॉर एग्जांपल क्रिस गेल. क्रिस गेल का रवैया आप देखें, वो एक ठंडा शांत जाइंट है, ठीक है. अब उसमें क्रिस गेल में एक खास तौर पे एक न्यूट्रलिटी है, जो मतलब वो उसमें एक खास बात यह है कि वो एक न्यूट्रल पॉइंट से वो एक एक्साइटिंग लेवल पे भी जाता है, वो एक एक्साइटमेंट से फिर न्यूट्रलिटी की तरफ आता है और फिर ही कैन मूव अराउंड. और आपने देखा है कि सबसे लंबे छक्के वही मारता है. जो जितना मैं आई एम ओल्ड स्कूल, बट you see it really depends that आप किस स्पेस से उस मस्बत रवैये को लेकर आ रहे हैं. अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सारी मनफी चीज़ों को भूल जाएं और फिर बस एक यकदम से एक मस्बत रवैया अपना लें, ये एक हेल्दी तरीका नहीं है मोटिवेशन को लाना या लोगों को इनकरेज करने का. You see, you need to accept what is there. So if you go to 1992 World Cup, जो भी उस वक्त लीडरशिप में थे, जो भी ये काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इमरान खान, ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग, और किस प्लेयर का की क्या कैपेसिटी है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ही न्यू वेरी वेल फॉर एग्जांपल. सो उसमें भी सब चीज़ें मजबूत नहीं थी. अगर आप देखें 92 वर्ल्ड कप की टीम जिस तरह फॉर्म होती है हिस्टोरिकली, आई एम नॉट द एक्सपर्ट टू टॉक अबाउट इट, बट यू सी द रीजन वी वॉन इज बिकॉज we accepted what was the reality at that point of time, and we brought that positive attitude which was needed to really boost the morale of the players and really go into this direction of just playing for the sake of playing. And then, you know,
जो जीत थी वो इट्स लाइक इट वाज अ चेरी ऑन द टॉप. वो टीम खेलना चाहती थी, दे वांटेड टू परफॉर्म फॉर द कंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वर्ल्ड कप वाज द चेरी ऑन द टॉप if you follow that thing. This is my perspective. तो ये तो मतलब नार्सिसिज्म और क्रिकेट का क्या ताल्लुक? हाँ, ताल्लुक क्या है इसका? देखिए, अगर इसके बहुत सारे टेक हो सकते हैं. सो इफ यू सी हाउ ऑडियंस इज बिहेविंग, यू सी, पहले तो ये भी देखें नार्सिसिज्म है क्या. नार्सिसिज्म ये कि एक जो नार्सिसिस्ट होता है उसको ये जोम होता है कि वो अहम है. मतलब he is into this high ego state that he is very important. He is something. Yeah. He is something, and people need to give attention to him or her. So it's also an energetic relationship. Okay, he wants other people's energy to feed him, to sort of maintain the ego of self-importance that he or she has. This is narcissism. सही. If we take this concept to what is happening in the cricket, especially Pakistani usme, the way the audience is behaving is a narcissistic behavior, because the way audience is behaving is they want to control the players. Don't get me wrong, but this is how our audience, people in Pakistan, generally not everyone, they are controlling the cricketers to play in a certain way, to bring them those sixes, to bring them those fours, और वो मैच जीत कर आए. Because इसमें एक ह्यूमैनिटी का भी लेंस है, एक ऑटोनॉमी का भी लेंस है कि एक प्लेयर एक ऑटोनोमस, एक सॉवरेन पर्सन है. वो लोगों से जुड़ा भी है उनकी एक्सपेक्टेशन से, बट वो जरूरी नहीं है कि वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी करे. और वो इसलिए कि वो एक इंसान है, गलतियां होती हैं, इट्स ह्यूमन टू अर्थ जैसे कहते हैं. तो ये जो एक नार्सिसिज्म जो क्रिकेट में मैं देखता हूँ, आई थिंक इसको रियलिटी चेक में लाना चाहिए. और स्पेशली ये क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर सकता है. और बहुत सारे क्रिकेटर्स भी नार्सिसिस्ट होते हैं टू वांट टू ग्रैब audience's attention, they would do certain things. So it's both ways. लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑडियंस में एक्सेप्टेंस होना चाहिए. मैं ये देखता हूँ, स्पेशली जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है इस वक्त. बट यू सी, आई कुड सी द सिलेक्शन कमेटी, narcissism going on there. You see the way people are selected, the way they react. You see that it's like, मेरे नजदीक जो भी बोर्ड है उसको टैलेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जो भी टैलेंट है, they need to, their work is to encourage, enable and support, you know, bring the environment that they are best, that they can sort of capitalize and flourish in that environment. बोर्ड का काम एक मदरिंग का काम है. मदरिंग को लेके ये ना करें कि उनको बस गोद में लेके अपने फीडर देना है. डोंट टेक मी रॉन्ग, मदरिंग एक क्रिटिकल मदर भी होती है, जहां वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाती है कि वो एक वैल्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट होता है, कि जहां आप अपने प्लेयर्स को एक स्ट्रॉन्ग फिटनेस रिजीम से गुजारते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ रिजीम से गुजारते हैं. दे आर साइकिकली स्ट्रॉन्ग. यू सी दैट काइंड ऑफ अ मदर, दैट यू वांट दैट काइंड ऑफ अ मदर. वो नहीं कि बस पुचकार रही है. तो मेरा ये इस पे टेक है. तो कमिंग बैक टू नार्सिसिज्म, मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू सी नार्सिसिज्म, यू कैन सी नार्सिसिज्म इन IPL. अच्छा. क्योंकि this is I may be wrong, you know, but I take responsibility of that perspective, because what IPL does is that, you know, it's like they want to bring those players and buy and sell those players. It's a buying and selling of players. They are in the business of energy of cricketers, because they want cricketers' energy that they will bring into the game, and then, you know, whoever will come and then latch on to their energy and make money. और ऑडियंस की तरफ से भी ये आता है, क्योंकि एनर्जेटिक्स ऑफ क्रिकेट ये है कि
audience is constantly latching on cricketers' energy, and when they cannot produce that energy, जब वो चौके छक्के मिल रहे होते हैं तो हम जैसे कहते हैं ना, we are devouring on those things. हम उसको, हमारी जो हंगर होती है, हम उससे है ना, क्या हमें वो फीडिंग मिल रही होती है. वंस वो क्रिकेटर वो फीड देना बंद कर देता है, क्योंकि उसको लेसन सीखना है, कोई स्पिरिचुअली उसको लेसन सीखना है, मैच हार के ऐसी सिचुएशंस में जाके, क्राइसिस में अपने आप को झोंक के, जहां वो फीडिंग बंद हो जाती है, उसमें प्लेयर का भी इख्तियार नहीं है, वहां ऑडियंस जो है वो कहती है हमें फीड क्यों नहीं मिल रही, वेयर इज माई फूड, वेयर आर माई सिक्सेस, वेयर आर माई फोर्स, वेयर आर माई विन्स, यू सी. सो इट्स लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स. तो आईपीएल के अंदर जो आप बात कर रहे हैं कि वो जब ऑप्शन होता है प्लेयर का, और उसके बाद वो प्लेयर को चूज कर रहे होते हैं, बिडिंग चल रही होती है, सारा एनर्जी चाहिए उनको ताकि वो प्लेयर आए, परफॉर्मेंस हो, ब्रांड्स आए, सब चीज़ें बने, फिर बिजनेस बने वहाँ पे. एब्सोल्युटली, बिकॉज बिजनेस कम्युनिटी इज आफ्टर प्लेयर्स इज नॉट बिकॉज दे वांट प्लेयर्स. They want players because they know that they are interested in the energy of the player, because that energy can influence 100,000 people, you know, in the stadium, but more than that, virtually. Mitchell Stark can influence people's energy. That single person. So वो ऐसे players को लाते इसलिए कि वो उस energy को इस्तेमाल करते हैं. वो एनर्जी लोग फीड करते हैं, प्लेयर्स उस एनर्जी से फीड करते हैं जो ऑडियंस उनको वैलिडेशंस की सूरत में देती है. सो इट्स लाइक it's also a game at the level of spirituality that is being played. We see game on surface level जहाँ लोग बैट बॉल इसके साथ खेल रहे हैं, but a person like me sees from the energetic level and sees what is being exchanged at a deeper level. इस रीजन के कुछ क्रिकेटर्स इनके सामने आए हैं, इस तरह विराट कोहली है, he meditate and it's also in yoga stuff, यानी spiritual yoga. तो आप देखें कि he knows that stuff, क्योंकि उसको पता है कि मेरे इर्द गिर्द इतना लोग हैं जो मेरी एनर्जी से लैच ऑन करना चाहते हैं. I want to create a shield around me so that I'm not influenced by them, so that I can focus what I like. मेरे नज़दीक एक अच्छा प्लेयर वो होता है, आई थिंक ये मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे फील होता है कि कहना चाहिए कि जो वो प्लेयर अच्छा नहीं होगा जो जीतता रहे या जो हारता रहे. मेरे लिए वो प्लेयर अच्छा है जो अपनी गेम से सच्चा है, जो अपने पैशन से सच्चा है. आई थिंक दैट प्लेयर विल विन. मुझे लगता है कि वो अगर पूरे खुलूस से पैशन के साथ अपने गेम के साथ सच्चा है ना, मेरे लिए वो प्लेयर रिस्पेक्टेबल है, उसकी कीमत है. यानी उस पे उसको FU एटीट्यूड हो, उसका कोई केयर नहीं करनी, उससे लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, जो अभी आप बात कर रहे थे ना, प्लेयर का एटीट्यूड क्या होना चाहिए. आई थिंक ही शुड केयर अबाउट इट, बट ही शुडंट बिकम ऑब्सेस्ड बिकॉज ही इज नॉट फीडिंग देम. बिकॉज जब ऑडियंस फीड नहीं कर पा रही होती और वो समहाउ वो एनर्जी नहीं दे रहे होता, क्योंकि उसके भी इख्तियारात में वो एनर्जी नहीं है कि वो अब दे सकता है, क्योंकि वो भी उसकी देन नहीं है, वो ऊपर वाले की देन है. तो यानी जब प्लेयर्स के ऊपर टाइम आता है, वैसे लास्ट है कि जब उनको बल्ले का बीच नहीं मिलता, जो मर्जी कर ले. कोहली पे भी टाइम आया था इंग्लैंड के अंदर, एब्सोल्युटली, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाबर आजम में भी पहले आ चुके हैं थोड़ा बहुत. तो इट्स समथिंग डिवाइन also, na? It's divine because that player needs to learn a lesson that is missing. That's the only point. Or audience need to learn that actually they are latching on Kohli's energy and they shouldn't be doing that. They need to bring this humanity, because I would think एक ह्यूमन लेंस भी होना चाहिए. इसलिए मुझे लगता है जो अभी हो रहा है वो डिह्यूमनाइजेशन है प्लेयर्स की, और ऑडियंस खुद भी डिह्यूमनाइज हो रही है ये ट्रोलिंग और इस तरह की चीजें करके. So प्लेयर किस तरह हैंडल करेंगे इसको? आई थिंक ऑन द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी. पीपल आर ह्यूमन, वो गलती करेंगे, वो जीतेंगे भी हारेंगे भी, उनको स्पिरिचुअल लेंस भी लेना है, समझना है
कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनके लिए लेसन क्या है, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर आर मिस्टेक्स, देयर आर ऑलवेज लेसन्स दैट समवन नीड्स टू लर्न फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन. सो अगर पाकिस्तानी टीम कलेक्टिवली इस क्राइसिस से गुजर रही है, इसका मतलब है कि उनको कुछ सीखना है. वो नहीं सीखेंगे, वो फिर से दोहराएंगे. और पाकिस्तानी टीम पे ये वक्त आता रहा है. It's not something काफी आता है वैसे new. You see, we go through this deep dark space. हम क्या करते हैं कि वो जल्दी से उससे गुजर जाते हैं, बट दैट डार्कनेस वांट्स टू गिव यू समथिंग. तो प्लेयर्स को समझना होगा यार हम क्या सीखेंगे इससे, हमें सीखना क्या है. वो लेसन सीख लेंगे, फिर वो उससे नहीं गुजरेंगे. जबरदस्त. चलें यार, That's my take. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Same here, likewise. हमने प्लेयर्स के साथ स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी जोड़ दी है, अब उनका रिएक्शन देखते हैं अगर कोई सुनता है तो. One thing more, last point, कि players are not slave of audience, and audience need to understand they cannot control their players. They are human, they have a relationship with them. They are not dolls, toys that you might use them the way you want to. It's like there needs to be a respect, a healthy relationship between audience and players. देखना होगा. Absolutely, कि they have tolerance for their players, कि they can go sideways. जबरदस्त. चले, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. सेम हियर, लाइकवाइज. तो ऑडियंस, ये था हमारा आज का एपिसोड. उम्मीद करते पसंद आएगा. डू शेयर ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करीबी ऑडियंस जो कि इस पॉडकास्ट को सुनेगी वहाँ तक पहुँचे. और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. टेक केयर, खुदा हाफिज़. अच्छा, इसमें अगर हम टीम की बात करते हैं ना, कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट किए हैं, खेल रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस एक तो पहले चेक होती है, सिलेक्टर्स होते हैं, सब सारी चीज़ें होती हैं ना. लेकिन ऐसा होता है कि ख़ास प्लेयर्स की परफॉर्मेंस PSL में है, या जो लोग IPL में खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से या और टीमों की तरफ से, उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पर है. लेकिन जब वो एक मैच होता है नेशनल टीम के अंदर, तो वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हो पाती कुछ खास प्लेयर से ना. तो आजकल इस तरह काफ़ी रिजवान के ऊपर भी कह रहे हैं, बाबर आजम पे भी कह रहे हैं कि उस तरह परफॉर्म नहीं किया, इस तरह करना चाहिए था. लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 2 आउट थे, 78 रन थे, 48 बॉल्स पे 48 रन बनाने चाहिए टोटली ना, जो मैच था भी. जी. तो इसमें प्रेशर हैंडलिंग जो है ना, वो सारे प्लेयर्स परफॉर्म किए हैं. इमाद वसीम का नाम ले लें और ले लें, सब परफॉर्म PSL में ठीक ठाक करके आए हैं. लेकिन यहाँ पे वो डॉट बॉल खेल रहे हैं. अब इमाद वसीम ने डॉट बॉल खेली है 12 या 8 मेरे ख्याल से, यानी पहली 4 तो उसने डॉट बॉल की जब वो आया है. तब तक कोई प्रेशर नहीं था. उसके बाद ज़ाहिर सी बात है बॉलें कम होना शुरू हुई तो प्रेशर बढ़ गया. क्या राय इस बारे में? मेरे ख्याल में बहुत सारे लेयर्स हैं. जैसे ये जो परफॉर्मेंस का जो केक है, मैं कहूँगा इट्स अ केक. दिस केक ऑफ परफॉर्मेंस, नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि देखिए ना, बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो परफॉर्मेंस को डिटरमिन करती हैं. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि परफॉर्मेंस एक केक है. जैसे केक की लेयरिंग होती है ना, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस या बुरी परफॉर्मेंस एक केक की तरह जिसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं. आप देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ लेयर्स कंट्रीब्यूट करती हैं इनटू गुड परफॉर्मेंस, इनटू लैक ऑफ परफॉर्मेंस. और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि लोग किसको एक अच्छी परफॉर्मेंस कहते हैं, क्योंकि ये भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है एक बहुत अच्छी फाइट की पाकिस्तानी टीम ने, फॉर एग्जांपल इंडिया के खिलाफ, बट लोगों ने उस परफॉर्मेंस को नहीं एक्सेप्ट किया और कहा कि ये दिस इज अ बैड परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल. सो एक ये भी है, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. कॉम्प्लेक्स किस तरह है? सिंपल नहीं, सिंपलीफाई करते हैं ना इसको थोड़ा सा. आई थिंक परफॉर्मेंस से क्या मतलब? आई थिंक आपका अच्छा है, इट्स अ चैलेंज, बट यू नो सिंपलीफाई इस तरह कर सकते हैं कि आपने देखना होगा कि परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स क्या हैं. आज डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी कहते हैं इंडिकेटर्स क्या हैं, बताओ इंडिकेटर्स. क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में थोड़ा बहुत मैं काम कर चुका हूँ. बट लेट्स टेक दैट एग्जांपल टू सिंपलीफाई. तो आपकी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. टैलेंट हो सकता है, ठीक है, फिर आपकी फिटनेस हो सकती है, फिर आपकी मेंटल जिसे कहें कि एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, जैसा आपने कहा, ये इंडिकेटर. बट यू नो मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि मैं ट्रॉमा से डील करता हूँ और मैं देखता हूँ कि एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो कैसा ही सक्सेसफुल ना हो, मतलब कितना ही कामयाब क्यों ना हो, उसमें भी उसके ट्रॉमा का बहुत हाथ होता है. ठीक है.
तो अब इसकी मिसाल में मैं नहीं जाऊंगा, अगर चाहें तो लोग पिछली पॉडकास्ट देखें। हाँ बिल्कुल उनके लिए होमवर्क। हाँ, हम लिंक कर देंगे नीचे। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इसलिए भी वेरी करती है कि उस पर्टिकुलर बंदे के ट्रॉमा का भी इसमें हाथ होता है। जैसे मुझे राइट अवे मिसाल इस तरह आती है कि एक सर्जन एक पर्टिकुलर ट्रॉमा से गुजरता है तो वो अच्छी सर्जरी कर पाता है। लोगों को ये ताज्जुब होगा जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, बट अगर उसको इतना प्रिसिशन है उसकी कि वो फोकस रह के अच्छी सर्जरी कर पाता है। इसी तरह क्रिकेटर भी अगर किसी बैटर को ले लें कि वो एक अच्छे फोकस के साथ, जैसे इंजमाम को कहते थे कि मतलब उसकी आय इतनी उम्दा थी कि लोग कहते थे वो फास्ट बॉलर्स को कैसे खेलता है ना, मतलब वो नेचुरल प्लेयर था। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, वसीम अकरम ने कहा ही इज अ नेचुरल प्लेयर। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे इट्स नॉट जस्ट टैलेंट, इट्स ऑल्सो द ट्रॉमा। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि आपने हिलना नहीं है, बच्चे हैं आप छोटे से, तो आपका सारा फोकस अपने आप को गैदर करने में लग जाएगा, एंड यू वांट टू बी एज स्टेबल एज पॉसिबल, बिकॉज यू आर अफ्रेड के अगर मैं हिला तो मेरी अम्मा ने मुझे लगानी है एक चपत। दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा ब्रिंग्स गुड सर्जन्स आउट देयर, दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा ब्रिंग्स गुड बैटर्स आउट देयर, you see। अच्छा लिंक करते हैं आपस में। Absolutely। So क्योंकि लोग समझते हैं कि ट्रॉमा एक बुराई चीज है जो आपको एक गहरे खाई में ले जाती है और फिर वहां से वापस आने का कोई जो है वो रास्ता नहीं होता। विराट कोहली की जब बात लिखी जाती है ना, हम क्योंकि इंडियन पाकिस्तान प्लेयर्स पे आएंगे, तो उसमें काफ़ी कहा जाता है कि उसकी जो फादर की डेथ हुई थी, तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैच था, उसके 2-4 दिन बाद, मेरे ख्याल से हफ्ते बाद, ही वेंट एंड प्लेड। तो काफ़ी जो है एनालाइज करते हैं लोग, एक्सपर्ट जो हैं क्रिकेट के, सो कॉल्ड, काफ़ी चीज़ को करते हैं कि उसने वो ख़ास ट्रॉमा से डील किया था एट दैट टाइम, एट दैट एज, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे प्लेयर्स की तरह। तो टैलेंट हो सकता है और भी लोगों के पास हो, लेकिन वो मेंटल कैपेसिटी इज डिफरेंट। बिल्कुल, इसमें एक काफ़ी हद तक सच्चाई है। क्योंकि आपकी बात सेकंड हो रही है ना, दैट्स आल्सो अ ट्रॉमा ना। एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे अब एक आम सी मिसाल लें कि एक ग्लास है, ग्लास में मिट्टी है, कचरा है, गारा है, पता नहीं क्या अल्लम गल्लम चीज़ें हैं। आप समझ लें वो इंसानी शख्स है, वो विराट कोहली या बाबर आजम है या क्रिस गेल है, व्हाटएवर दैट पर्सन इज। अगर वो ये सारी चीज़ें गंद भला उस ग्लास में मौजूद है जो उसकी बॉडी है, दैट प्लेयर कैन नॉट परफॉर्म वेल, इवन इफ ही शी परफॉर्म्स वेल, बट वो जो बैगेज उसके ग्लास में है वो इम्पैक्ट करेगा किसी सिचुएशन में। कोई एक सिचुएशन में जहाँ एक बॉल चाहिए 6 रन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या कोई बॉलर है, एक ओवर है और जो है 5 रन चाहिए, तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वो ट्रॉमा प्ले आउट होते हैं। तो जहाँ आप देखते हैं कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि वो उस सिचुएशन से फेमिलियर होते हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस उस फेमिलियरिटी को भी इंडिकेट करती है कि कुछ सिचुएशन में जहाँ मुझे ट्रॉमा हुआ, वो मुझे हेल्प कर रहा है टू हैंडल cricketing situation very well, but sometimes I get stuck। जैसे बहुत सारे प्लेयर, मैं ये कहूँगा पाकिस्तानी टीम इस वक्त एक फ्रोजन स्टेट में है। अच्छा, यस, क्योंकि देखें ना एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ट्रॉमा रिस्पॉन्स में आप देखेंगे, आई थिंक मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी कहा था कि ये बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी है ना, ये साइकोलॉजी 101। तो लोग कहते हैं कि ट्रॉमा के 3-4 रिस्पॉन्सेज होते हैं, कि एक फाइट होता है, यू फाइट, फिर एक फ्लाइट होता है, आप उस जगह से भागना शुरू करते हैं, फिर एक होता है आप फ्रीज हो जाते हैं एकदम, जैसा ना अब आप फ्रीज हो गए, और एक होता है आप फोन करते हैं, आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो नतायज हैं उस ट्रॉमा के, उससे आप बच सकें। तो ये फ्लाइट, फाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स आपको जानवरों में नजर आता है, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक देखा हो वगैरह, तो उसमें आपने देखा है कि हिरन भागती है जब शेर उसके पीछे लपकता है, वो कोशिश करती है, सो ये एक फाइट रिस्पॉन्स है। फिर एक वक्त आता है कि जहाँ उसके लिए भागना मुश्किल होता है, वो अटैक करती है। तो आपने देखा होगा कि हायनाज या जो बोर्स होते हैं, वो जो सुअर होते हैं, जंगली सुअर, वो अटैक करते हैं, और
उनकी ये स्ट्रेटजी होती है। जब वो भी नहीं होता तो देखने जब शेर उनके गले से पकड़ लेता है तो वो फ्रीज कर जाते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर एक क्लिप ऐसी थी कि जहाँ हिरन फ्रीज रिस्पॉन्स में गए और शेर समझा ये मर गई है, और वहाँ हिरन जैसे ही ये देख ताड़ता है कि भाई यहाँ ताड़ती है कि ये अब मैं भाग सकती हूँ, she just ran away. हाँ बिल्कुल you see, तो these are the responses. मुझे ये लगता है कि because of the kind of pressure our team is going through, और ये इंडिविजुअल भी होगा, इंडिविजुअली लोग जिनको आप देखेंगे ना जो ज्यादा अटैकिंग मोड में होंगे, एग्रेसिव होंगे, दे आर एक्चुअली फाइटिंग दिस। कुछ लोग फ्रीज मोड में होंगे, लेकिन एक कलेक्टिव शऊर भी होता है। तो टीम का जो कलेक्टिव शऊर है इस तरफ, जो मुझे फील होता है, वो एक फ्रोजन स्टेट है कि एज इफ मैं स्टक हो गया, आई डोंट नो व्हाट टू डू। बिकॉज मैंने, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो दूसरे प्लेयर्स हो जो स्लॉपी तरीके से आउट हुए, दे आर जस्ट इन दिस फ्रीज रिस्पॉन्स बिकॉज दे आर डीलिंग विद इनॉर्मस प्रेशर। एब्सोल्युटली। और एक फॉर्मेट का भी प्रेशर होता है कि 20 ओवर में आप कहते हैं कि अब 200 रन बनाने, यू हैव टू मेक इट। और अब तो 120 रन जो हमारे पिछले जो बने, आई थिंक पाकिस्तान वो भी नहीं बना सकी। सो इट एड्स टू द प्रेशर दैट द टीम इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू, एंड इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग दिस केक ऑफ लेयर ऑफ केक्स, या क्या है, मैं खुद भी तो केक की जो लेयर्स हैं परफॉर्मेंस की, उसके पीछे ये सारे डीपर लेयर्स भी हैं कि इसको देख रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो इमाद वसीम ने जब आया था, आई थिंक 4th नंबर पे था, तो उसने 4 बॉलें जो डॉट खेली हैं, यानी सिंगल भी नहीं दिया, पावर प्ले नहीं था, बाहर से लोग, अपॉर्चुनिटी थी, काफी लोग कह रहे हैं, he was in flow state. You see, I think I would love to talk with Imad Wasim what was going on in his head. Not just head, वो अपनी बॉडी में क्या फील कर रहा था। क्योंकि मैं अगर उसको चैनल करता हूँ तो मुझे लग रहा था he was trying to save the wicket. कि यार इस हबड़ तबड़ में हम आउट ना हो जाएं 3 डॉट बॉल बेशक चले जाए। बट देखिए ना, होता ये है कि अब हम अक्सर लोग, मैं सुन रहा हूँ कि यार टीवी बैठे में ना ये सब बातें नहीं, और इसमें एक हद तक सच्चाई है कि 1 लाख का क्राउड हो और आप वो शोर मचा रहा हो और आप खेल रहे हो, इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, और अपना क्राउड हो तो आप चलें, ये भी एक होता है, लेकिन फिर भी एक प्रेशर ज़रूर होता है। तो अब इस तरह का रवैया ये मुझे सोचने में मजबूर करता है कि एक पहला कि इस तरह की चीज़ें इमाद वसीम ने बचपन में कैसे डील किया, क्योंकि इमाद वसीम उसी तरह ही रिस्पॉन्ड कर रहा है जिस तरह उसने किसी ऐसी सिचुएशन को किया होगा। सो एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर डिफरेंटली। तो उसमें अगर हम देखें, जो हम बात कर रहे थे पहले, कि वही प्लेयर्स अगर PSL के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं जी, ठीक है, और यहाँ नहीं कर रहे ना, तो उसमें जो आपने बात की है वहाँ पे टैलेंट की भी ख़त्म हो गई बात, फिटनेस भी है उनके अंदर, टैलेंट के अंदर हर चीज़ है, तो लास्ट चीज़ बनती है प्रेशर ही बचता है फिर। ये भी है, और आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इमाद वसीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था PSL के अंदर, 2-3 मैच जितवाए हैं, तो ट्रॉफी भी ली है। सो you see ना, sometimes we handle the suppose I'm a child, I can handle a particular kind of pressure in my house very well because I know कि मेरे कनेक्शन नहीं मिस होंगे, मैं कुछ भी कर लूँ, I'm not going to lose my connections and the love that I'm receiving from the family. But if I'm somebody else's house और कहीं और हूँ, maybe I deal with the pressure in a different way. मैं प्रेशर को अच्छा बुरा इस तरह नहीं कहता, क्योंकि देखें प्रेशर के भी, जिसे कहते हैं ना स्ट्रेस के भी टाइपोलॉजी है। एक होता है यू स्ट्रेस, और एक मतलब 2 किस्म के स्ट्रेस होते हैं। आई थिंक एक यू स्ट्रेस जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, और एक स्ट्रेस होता है जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है। ठीक है ना, एक यू स्ट्रेस जो है, इट्स अ गुड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्जन गोज इन टू द सर्जरी, इट्स अ प्रेशर दैट दिस सर्जन एंजॉयज। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी हो, देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज, मैंने 2-3 दिन पहले देखी। अच्छा। अब उसमें जो मैंने एक इंटरेस्टिंग नोट की बात, वो ये कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, फिल्म शुरू ही इस तरह होती है कि वो एक सर्जरी कर रहा होता है, और फिर वो उसमें ऐसी एक्सपर्ट वे में, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट दिस डॉक्टर इज गोइंग थ्रू, इवन इफ इट इज फिल्म।
but good surgeons are good at handling that kind of pressure because they love it, because that pressure is a very conscious pressure that they invite to deal with. तो उसमें दिखाते हैं कि वो 2 सर्जरीज परफॉर्म करता है और वो ऐसी होती हैं कि वो जहाँ वो एक गोली उसके दिमाग पे लगी हुई होती है किसी, वो बहुत ही एक्सपर्टली वो उस चीज़ को हैंडल करके वो निकाल लेता है। और लोग कहते हैं कि यार ये रिस्क कर रहा है। वो एक्चुअली उस फिल्म में दिखाते हैं कि वो पेशेंट को ब्रेन डेड करार दिया जा चुका है, मतलब वो मर चुका है, लेकिन वो उसकी गोली निकाल देता है उसके जहन से और देन वो जिंदा हो जाता है। तो ये देखना होगा कि वो प्रेशर जो बंदा चूज करता है, देन ही माइट परफॉर्म वेल इन दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर, यू सी। सो ये चीज़ है, प्रेशर ज़रूरी भी है, मतलब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर हम कंपेयर करें ना इसको, प्रेशर इज नॉट द स्केपगोट ऑल द टाइम। तो उसको अगर हम कंपेयर करें ना परफॉर्मेंस है ना, अब देखिए ना, आप इस तरह तो नहीं कह सकते कि भाई आपकी परफॉर्मेंस डाउन है तो आप क्या, मेरे को प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये चीज़ें तो मैचेस पे नहीं चलेंगी ना। देखें, आई थिंक इट ऑल्सो, देखें ना, आपने हवा का जिक्र किया था, मैंने क्यों हवा का पकड़ लिया उसको, क्योंकि मैं लोगों चीज़ों को पकड़ लेता हूँ, मेरी आदत है। क्योंकि देखें, ध्यान से पकड़िए, इट्स अबाउट द एनर्जी, आई वाज जोकिंग कि एक एनर्जी होती है। अब जो कलेक्टिव एनर्जी ये है स्पोर्ट्स या किसी गेम को लेके, इट्स वेरी गोल ओरिएंटेड, यू सी। देखें, ये एक दूसरी लेयर में केक की अनपैक कर रहा हूँ। वो ये है कि गेम में या तो कोई हारेगा या तो कोई जीतेगा, और इंसान जो है वो नफ्सियाती तौर पे जीत से अटैच्ड होता है, हार से अटैच नहीं होता। ठीक है। तो अब इसके तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ही ना, कि आप जीत से अटैच्ड करेंगे, देन जीतने की कोशिश करेंगे, और जीतने की कोशिश में ये वो प्रेशर है कि आई हैव टू विन। तो आई थिंक लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि गेम खेलने का क्या पैराडाइम वो करेंगे, वो प्रोसेस ओरिएंटेड रहेंगे या गोल ओरिएंटेड रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाए, आप गेम खेलें, गेम पे फोकस करें, एंजॉय द गेम एंड यू नो मीट एवरीथिंग द वे इट वांट्स टू बी मेट। एक बॉल आ रही है, फोकस ऑन दैट बॉल एंड ट्राई टू प्ले दैट बॉल, और वो बॉल कराएं, वो ऐसी कराएं कि जिसमें वो फुल्ली फोकस्ड हो, यू सी। तो एक ये भी तरीका है कि आप वो सारी अटैचमेंट जीत से या इवन हार से भी हटा के जब हम गेम खेलते हैं तो उसके क्या नतीजे होते हैं। जैसे इंटरेस्टिंगली मुझे बड़ा अच्छा, पिछले दिनों वसीम अकरम को फॉलो कर रहा था बिकॉज ही इज़ माई हीरो। ऑफ कोर्स मैं भी लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता था, मुझे शौक था। वसीम अकरम ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा जब वर्ल्ड कप का जो फाइनल होने वाला था तो वो लोग ज़ाहिर ग्राउंड पे जल्दी चले जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, ये वो। तो उनकी बात मुझे बड़ी स्ट्राइक की। तो वो जो है, आई थिंक नील फेयर ब्रदर के साथ जो है, वो आई थिंक काउंटी में वो साथ थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, मैच शुरू होने वाला है शायद, और दे आर प्लेइंग, दे नो प्रेशर। तो वसीम अकरम ने कहा कि यार मैं टीम का जिस तरह माहौल बना हुआ था उस वक्त, मुझे फील ही नहीं हो रहा था यार कि मुझे किसी चीज़ का प्रेशर है। मुझे बस जाना था, मुझे बॉल करनी थी, आई जस्ट, मेरा ये था, और मैं उस दिन को एंजॉय कर रहा था। अगर मैंने वो चीज़ सही सुनी है कि वो वर्ल्ड कप की जो फाइनल की गेम है उससे पहले उनकी मेंटल स्टेट क्या थी। तो यू सी कि जिस तरह परफॉर्मेंस पे और चीज़ लेयर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं गेम को, जो मैं अपना आर्ग्यूमेंट बना रहा हूँ कि आपका पैराडाइम क्या है खेलने का। आप जीतने के लिए खेल रहे हैं या खेल को खेल के लिए भी खेल रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट वैल्यूज। और प्रेशर इसलिए भी डेवलप होता है क्योंकि ऑडियंस इज गेम विन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, कि पाकिस्तान को जीतना ही है। एंड दिस इज अ डिससर्विस टू द टीम एज वेल टू एन एक्सटेंट। दो आई वांट पाकिस्तानी टीम टू विन, बट आई कांट ट्रोल देम कि वो अगर नहीं खेल रहे हैं।
सिलेक्शन की भी कई गलतियां होंगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा इसमें नहीं जा रहे अब, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन क्रिकेट, यू सी ना। बिल्कुल, हाँ, वो कैसे खेल रहे हैं, किसको सेलेक्ट करना है, उनके लोग और है ना, हम इस पे बात कर सकते हैं ना मीडिया साइड पे या फिर एग्जैक्टली, बट यू नो मेरा उसमें भी पॉइंट क्या है कि जिसको आप एवरेज और एक ऑर्डिनरी प्लेयर समझ रहे हैं, that player can also perform well in some situations. You cannot say that that player is bad because he is not performing. But you saw कि उस दिन उस लम्हे क्या हो रहा है, वो चीज किस तरह प्ले आउट होती है, you never know. अब मैं कैसी एग्जांपल दूं, जैसे शाहीन ने, आई थिंक शाहीन शाह ने एक छक्का मार दिया, nobody was expecting. जैसे जो है ना वो बज्जी जो है हरभजन सिंह, उसने जो है वो कौन सा डेल स्टेन को छक्का मारा था और उसने बोला तूने मुझे छक्का कैसे मारा. सो यू सी देयर आर सम थिंग्स दैट हैपन ऑन द ग्राउंड दैट पीपल डोंट एक्सपेक्ट एक्चुअली. ये तो है. अच्छा, इसमें हम इसकी बात कर रहे थे ना कि चले, ये तो हो गया कि प्रेशर उसके ट्रोलिंग के ऊपर, लेकिन अगर हम साथ साथ दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा. अगर हम इंडिया को देखें ना कि टीम उनकी है, सारी चीज़ें, थोड़ी सी अगर बात करें इस पर मुख्तसर सी, कि अब देखिए ना, वो भी लोग PSL में खेलते हैं, विराट कोहली वगैरह, रोहित शर्मा की टीम्स हैं, सब चीज़ें सारी खेलते हैं, और उसके बाद वो लोग जब आते हैं टीम के अंदर, नेशनल टीम के अंदर, और मैच खेलते हैं अपना, तो परफॉर्मेंस ज़्यादा ड्रॉप नहीं आता. मतलब ऐसा नहीं होता कि यार ऐसा लग रहा है कि बंदे को गली क्रिकेट से उठा के वहाँ पे भेज दिया है ना. तो क्या उन्होंने बहुत अच्छे कोचेस हायर किए हुए हैं जो उनको सिखा रहे हैं प्रेशर हैंडलिंग करना, या फिर उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो सपोर्ट करता है? देखिए, लोग तो हम सेम ही है ना, पाकिस्तानी इंडियन जज्बाती लोग हैं, खुश भी बहुत होते हैं और गुस्सा भी बहुत करते हैं. इंडियंस कुछ ज्यादा गुस्सा करते हैं अगर देखें तो. इंडियन क्राउड इज मतलब वो एग्जाम्पल थी ना कि जहाँ कौन से मैच में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और आई थिंक इंडिया का फाइनल था या जो भी था, कि जहाँ मैक्सवेल ने छक्के मारना शुरू किए तो इंडियन क्राउड खामोश हो गया. एटलीस्ट हमारे यहाँ ये नहीं होता, बट इट डजंट मीन कि वो क्राउड बुरा है. इट मीन्स कि उनकी लीनिंग्स हैं अपनी टीम की. बट व्हाट वाज द पॉइंट? आई एम सेइंग कि जो प्रेशर हैंडलिंग उनकी है, हाँ, हमसे अच्छी कैसे है? आई थिंक बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. आई डोंट नो उनकी निटिग्रिटी. मैं अपने जो सब्जेक्ट मैटर ऑब्जर्व क्या करते हैं आप दोनों टीम्स को देख के? मुझे ऐसा लगता है कि अब you might be surprised कि इंसान के जो बिलीव्स होते हैं ना, बिलीव्स क्या है कि भाई कायनात कैसे चल रही है, अच्छा बुरा क्या है. यू सी, अब आई डोंट वांट टू जज एनीवन, लेकिन मैं रोहित शर्मा को सुन रहा था, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, अंग्रेजी की बात नहीं है, बट उसकी अब बॉडी लैंग्वेज देखिए. और अगर हमारा कैप्टन जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, हाउ डू दे हैंडल थिंग्स, यू सी, इट्स लाइक आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट आई वांट टू सी द फैक्ट्स. फैक्ट्स क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, और ये वो बताता है कि गेम में यही चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. I find Rohit Sharma quite a stable person when he's very detail oriented. For example, you see, अगर आप उनसे सवाल करें कि भाई कैसा आपको आज का वो लगा, he brings out a lot of details. जितना मैंने उनको सुना है कि यार ये चीज़, तो I was quite fascinated by his approach. कि यार ये अगर इतना detail oriented है, अपनी गेम का एक, जिसे कहते हैं ना कि गेम को ओवरसी करने में, तो देन ही, और आप उसकी टेक्निक भी देखिए, वो शुरू में बैट्समैन नहीं था एक्चुअली. रोहित शर्मा की हिस्टोरिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा बिकॉज मेरा कोई, फिर वही बात है कि मेरा कोई उससे रिश्तेदारी है, बट सिंस आई हैव वॉच्ड दैट क्लिप और जिस तरह मैंने उसको देखा है, आई थिंक इट गोज अ लॉट इनटू द वे पीपल अप्रोच थिंग्स. तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो आपको बताती है कि ये किस स्पेस से आ रहे हैं. इट्स अ रियल पॉजिटिव स्पेस, बिकॉज समटाइम्स इट इज गुड टू बी न्यूट्रल अबाउट समथिंग रादर देन पॉजिटिव एंड एक्साइटेड अबाउट इट, दैट यू नो हम तो जाके फटे चक देंगे और हम तो बैंड बजा देंगे.
You see, that also works sometimes. But did I answer? Yeah, some of it. लेकिन हाँ, I think जितना deep जाएंगे, I can bring something else. Yeah, बिल्कुल. अच्छा, इसमें देखें ना, आप एक और चीज़ सामने आई थी कि अब विराट इतना टाइम नहीं चला है ना. I think काफी टाइम, 1-2 साल काफी टाइम हो गया था कि उसने सेंचुरी अपनी जो है 2-3 साल बाद बनाई थी. बट नो वन इज बैशिंग हिम ना कि यार तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे. अब बाबर आजम अगर हम देखें तो 3-4 मैचेस के अंदर सही परफॉर्म ना करे अगर ना, तो ये नहीं कहा जाता उसको कैप्टनसी से हटा दो, ये कहा जाता है उसको टीम से निकाल दो. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू नो इट्स लाइक, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि मैं उस क्रिकेटर्स एनालिसिस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी वो एक्सपर्टीज नहीं है. मैं ये देखूंगा कि मैं ये बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ कि इमोशंस लोगों के, मैं सेलेक्टर्स की बात ही नहीं करता, लोगों के क्या इमोशंस यहाँ पे और बॉर्डर के उसके पार सेम चीज के ऊपर, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. आई थिंक ये तो साइकोलॉजी भी प्रूव करती है कि एक मॉब बिहेवियर होता है. जब एक मॉब बिहेवियर में इवन यू बिकम द पर्सन हु कैन थ्रो स्टोन्स एट पीपल. मतलब ये देखा गया है कि मॉब बिहेवियर में जहाँ लोग एक बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, वो क्योंकि जो हवा की बात हो रही थी ना, उस क्राउड की एनर्जी ऐसी होती है कि आप उस एनर्जेटिक्स में बहुत सारी चीजें वैसी कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते. तो मतलब ये मॉब साइकोलॉजी, और ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि लोग वो चीजें भी कर जाते हैं जो वो नहीं करना चाहते. मेरा इसमें, इफ आई वर टू कोच बाबर आजम फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं बाबर आजम का कोच हूँ, हाउ वुड आई हेल्प हिम टू हैंडल दिस सिचुएशन. मेरे नज़दीक ये होगा कि लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह ट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अहम किरदार अदा करता है कि वो इन चीज़ों को ले कैसे रहे. अच्छा, ठीक है, लोग तो कहते रहेंगे. हाँ, पीपल विल से एवरीथिंग. मतलब वो जो कहते हैं ना, चढ़ती सूरज की पूजा भी करते हैं और फिर वो उसी तरह ट्रैश भी कर देते हैं लोगों. बट दैट डजंट मीन दैट आई एम ब्लेमिंग क्राउड एज वेल. बट ऑडियंस को भी ये एक, जिसे कहना है, एक शऊर आना चाहिए कि एक गेम का शऊर होता क्या है, एक गेम की स्पिरिट क्या होती है. डीह्यूमनाइजेशन, जो I think I can speak about the dehumanization that is happening with Pakistani cricket or cricketers. That dehumanization shouldn't be happening. You can question their performance, you can question their technique, you can question everything. But if I see Azam Khan hanging out and eating burger, then who the hell somebody is to sort of capture him? और ये कहे कि फास्ट फूड खा रहा है. बहुत से ओवरवेट लोग बर्गर खा रहे होते हैं, उनको तो कोई नहीं कुछ कह रहा होता. सो आई डोंट गेट दिस बिहेवियर. सो आई वुड आस्क ऑडियंस टू रियली टू थिंक अबाउट इट. ये इस बारे में सोचें कि ये जो रवैया हम लेते हैं, ये डीह्यूमनाइजेशन रवैया. आप उनकी क्रिकेटिंग टेक्निक, उनकी चीज़ों पे क्वेश्चन करें, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस पे, व्हाटएवर यू कैन क्वेश्चन दैट, बिकॉज दैट्स द cricketer's analysis of the situation. But the amount of dehumanization that happens with any player, I'm not on that side. लेकिन इसको इस तरह देख सकते हैं हम कि अब देखिए ना, क्रिकेटर्स के जो पे किए जाते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर उस लेवल का नहीं है जो, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी के हिसाब से ठीक ठाक पे किया जाता है. तो इतना नहीं जितना इंडियन क्रिकेटर्स का है. हाँ, इंडियन क्रिकेटर्स को भी, विराट कोहली को मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट 50 करोड़ से ऊपर है और बाबर आजम को 5 करोड़ मिली. डिफरेंस है काफी ज्यादा. मेरा सवाल ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इज दिस द प्राइस दे पे फॉर दिस करियर? क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रोलिंग होती है, पाकिस्तान में थोड़ी ज्यादा है, एक्सट्रीम है थोड़ी सी, कि कह रहे हैं बाबर आजम को टीम से ही निकाल दो. इस तरह तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन ट्रोलिंग हर जगह होती है. तो इज दिस द प्राइस दे हैव टू पे? नहीं, इट रियली डिपेंड्स हाउ दे हैंडल दैट थिंग. द प्राइस डिपेंड्स ऑन दैट, हाउ दे टेक. और मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि ये आसान काम है. कि मतलब अगर सपोज जैसे मैं बाबर को कोच कर रहा हूँ इस मामले में कि हाउ ही शुड हैंडल, मैं ये नहीं कहूँगा वो इस दरवाजा बंद करके बैठ जाए, बट मैं उसको ये टूल्स दूंगा ताकि बाबर खुद ये डिसाइड कर सके कि ऑडियंस उनसे चाह क्या रही है, वो क्या डिलीवर कर रहे हैं,
and then judge on that basis very objectively कि कहाँ audience की expectations are just really ridiculous, and Babar should not take that pressure into his playing और वो prove करे. अगर बाबर ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहता हूँ, then he is not playing cricket. Then he is just out for validations for the audience. So you need to decide, are you playing cricket for the validations, or are you playing cricket because you're really passionate about it, because you love that cover drive, because you love that straight drive, you see, because you love swing. Let me give you an example. ये काफ़ी मशहूर क्लिप काफ़ी चलती है. गावस्कर जब वसीम अकरम से पहली दफ़ा मिलते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान में ये हो रहा होता है, पता नहीं कहीं फैसलाबाद कहीं मैच हो रहा होता है, तो वसीम अकरम एक जिपर डालते हैं जो कि तो गावस्कर इमरान खान के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार देखो ये इफ ही वांट्स टू बॉल क्विक ही कैन रियली बॉल क्विक एक्चुअली. बोला हाँ यार लेकिन वो स्विंग पे तुलावा है, वो स्विंग करना चाहता है. इमरान खान का ये जवाब है. तो वसीम अकरम ने ये डिसाइड किया कि आई एम नॉट फॉर द पेस, आई वांट टू स्विंग द बॉल बिकॉज दिस इज द क्राफ्ट दैट आई वांट टू लर्न. यू सी, अगर वो इस एक्सपेक्टेशन पे जाते कि यार हमें ये करना है, मैं जो कौम कह रही हूँ मैं कर जाऊंगा, ही इज नॉट अ डॉल. जैसे खिलौना होता है ना कि आप खिलौना ला के जब दी किया खेला फिर. तो आई थिंक मेरा इसमें ये है कि अगर पॉइंट क्या है कि अगर वसीम अकरम पेस पे चले जाते देन ही वुडंट बी द स्विंग ऑफ सुल्तान ऑफ स्विंग. यू सी, और फिर वो आप सारी दुनिया में चला गया, लोगों ने सीखा उसको. तो आप देखें ना कि इट रियली टेक्स अ प्लेयर टू स्विच, इट्स लाइक पुश अवे दैट प्रेशर ऑफ एंड से आई वांट टू फोकस ऑन माय थिंग, व्हाट आई वांट टू क्रिएट थ्रू दिस गेम ऑफ क्रिकेट. क्योंकि हर जो प्लेयर है ये सवाल करना शुरू करे, व्हाट आई एम टू क्रिएट, व्हाट वांट्स टू क्रिएट थ्रू मी व्हेन आई प्ले क्रिकेट. बाबर ने कवर ड्राइव उस वक्त एक्सपीरियंस की जब वो खेलते खेलते जब उससे ये चीज हो गई, देन ही बिकेम द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. यू सी, तो यहाँ कोई और क्रिकेटर ले लें, तो जो चीज खेल में क्रिएट होती है अगर प्लेयर उस पर फोकस नहीं कर रहा है और ही इज जस्ट आउट फॉर वैलिडेशंस, देन आई थिंक दैट पर्सन नीड्स टू रीथिंक व्हाई ही इज प्लेइंग एक्चुअली. ये तो है. अच्छा, अब बात तो ठीक है आपकी, लेकिन इसमें I think there is something that मुझे पता है क्या लगता है उमेश. I think there are certain beliefs that you have about players. I think bring them. जैसे आपने आजम खान की बात की ना, वो बर्गर खा रहा था, लोगों ने क्यों देखा. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड तो होता है ना इंटरनेशनल क्रिकेट का. पाकिस्तान एक वेल रेनाउंड टीम है इन द वर्ल्ड के लोग समझते हैं कि अच्छा खेलना उनको आता है, ऑल्दो हमें पता है जो चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन एक इस तरह के फिटनेस लेवल के बंदे को आपने अगर ले आए हैं तो व्हाट डज इट शोकेस. देखो हमें फिर से मैं ये कहूँगा, आई डोंट नो अबाउट द काइंड ऑफ क्रिकेटर ही इज. जो एक तरीका होता है कि जिसपे बंदा अपनी ए टीम में आता है, फिर जो है ना आपकी नेशनल टीम में आता है. अब आई डोंट नो हाउ ही गॉट इनटू द टीम, बट इफ ही इज इन द टीम देन देयर इज समथिंग दैट ही कैन ब्रिंग इन द टीम. मैं ये कहता हूं. ये आपको बिलीफ है आपका? ठीक. हाँ, क्योंकि मैंने आईपीएल में आजम खान को देखा है एंड ही कैन sometimes use the bat as toothpick, जैसे रोहित शर्मा के लिए कहते हैं. I think he can bring something interesting stuff in the cricket. But ये के लेकिन ये you need to be more polished, maybe. लेकिन मैं इसमें I can't comment because I'm not a cricketer. और नहीं मैं कोई क्रिकेट का एनालिसिस करना, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाबर क्या आजम खान से बेहतर प्लेयर्स भी हों, उनको सेलेक्ट ना किया गया हो. बट ये भी देखना चाहिए कि इट्स नॉट एवरीथिंग इज नॉट रैंडम. इसमें एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है उमेश. क्या बात है, स्पिरिचुअल. हाँ बिल्कुल. इसमें स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज इंटरेस्टिंग व्हाई आजम खान इज देयर, व्हाई नॉट
anybody else is there. People would say, oh इसके साथ तो नाइंसाफी हुई दूसरों प्लेयर्स के साथ. मैं कहूँगा नहीं. यहाँ नाइंसाफी का लेंस काम नहीं आएगा. अगर वो उस जगह है, वो हालात बने कि उसको वहां होना चाहिए था. सही. तो लोग ये आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं लाते कि इतने प्लेयर्स थे, ये आ कैसे गया? इट कैन बी अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑन हाउ दैट मैन कैन एंटर एंड केम इनटू द टीम. चाहे बजाय उसको ट्रोल करें कि ये तो इनजस्टिस हुआ है और दूसरे प्लेयर्स थे और उसको ले लिया. बट आई वाज क्यूरियस कि यार इतने थे फिर भी इसने जगह बना ली. इट्स अ गुड एंगल. ये भी देखना चाहिए. तो that's where I bring spirituality into my stuff. Because if something is happening with you, then it means that you need to learn some sort of lesson. Because the universe wants to teach you by taking you through those places where you don't want to be. Maybe Azam Khan अब अपनी fitness और चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे. He can become a better player after going through this all crisis that he is going through. You see? Because universe wants to take him, perhaps. कि वो इस रास्ते से जाएगा, then he would understand what is the meaning of fitness. Forget about cricket, forget about fans, जब individually universe किसी को कोई lesson दिखाना चाहती है, तो फिर जिसे कहते हैं ना कि हल्लाज को सूली पे भी चढ़ा देती है. और किसी को जो है ना वो कहीं बुला के कुछ दिखाना चाहे तो वो भी दिखा देती है. किसी को इतना आसानी से वो गिफ्ट्स और वो चीज़ें मिल जाती हैं जो कि लोग समझते हैं इनको इतनी आसानी से क्यों मिल गई. बिल्कुल. यू सी, तो इट इज़ नॉट, ये जो जैसे मैं कह रहा था, आई विल ब्रिंग इन अगेन दिस एनालॉजी ऑफ केक, कि परफॉर्मेंस की लेयर्स जो है उसमें एक डीपर लेयर स्पिरिचुअलिटी की भी है. कोई प्लेयर क्यों ये एक्सपीरियंस कर रहा है? बिकॉज उसको एक्सपीरियंस करना है, ये उसको उसमें से कुछ सीखना है. अगर वो लेसन्स नहीं सीख रहा है, वो फिर वो लेसन रिपीट करेगा. जब तक वो लेसन सीख नहीं लेता, उसके इर्द गिर्द वो रिश्ते, वो सिचुएशन, वो सारी चीज़ें, वो उस चीज़ को फोकस करती रहेंगी, उसको पिंग करती रहेंगी कि देखो तुमने अभी ये नहीं सीखा, तुमने अभी ये नहीं सीखा है, तुमने अभी ये नहीं सीखा, फिर सीखो. तो गेम इज नॉट जस्ट गेम, बिकॉज दिस एंटायर फिजिकल रियलिटी इज अ गेम. बिल्कुल. तो गेम के अंदर गेम हो रही है भैया. ये तो है, ये बात तो है. अच्छा, नहीं, इट्स अ वेरी गुड एंगल कि यार आप इस तरह देख रहे हैं कि भाई यार वो बंदा पहुंचा कैसे. एब्सोल्युटली. ना कि ये कि फिर वो किसने पहुंचाया. हाँ, वो मोइन खान का बेटा है इसलिए उसको उसकी पर्ची लग गई, और ऐसे नहीं होता है. किसी और की पर्ची नहीं लगी. अच्छा, और भी हैं. तो आई थिंक वी नीड टू बी रियली, इसलिए सेल्फ अवेयरनेस आई थिंक ऑडियंस को कोर्स करना चाहिए भैया. सेल्फ अवेयरनेस एक लाइफ स्किल है ये, कि भाई ऑडियंस नीड टू सॉर्ट ऑफ टेक दिस pill of self awareness to really see कि actually इस mob behavior में वो कर क्या रहे हैं. you see? बिल्कुल ये बात तो है. वैसे असल में अच्छा, मैं ये चीज़ देख रहा था इसके अंदर ना, कि अगर आपने किसी को कोच करना है, हम इस एंगल पे आते हैं ना, चलिए प्रेशर हैंडलिंग के ऊपर ना, उस्मान खान जिस तरह था आया वो, और उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी क्या करना है मैंने. हालांकि PSL में उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया ना. तो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि भाई यार जो छक्के चौके मार रहा है उसको उठा के नेशनल टीम में डाल लो और आपकी टीम बन गई और आप दुनिया फतह कर लेंगे. असल में ऐसा होता नहीं है ना. लोग अगर बड़ी टीम के साथ खेलना है आपने, स्पेसिफिकली इंडिया तो सबसे टॉप पे है ना, हमारा बॉर्डर्स मिलते हैं, वैसे ही टेंशन हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैच होता है ना, और दुनिया मानती है इस चीज़ को. सबसे ज़्यादा टिकट इसके बिकते हैं. तो क्या एक चीज़ होनी चाहिए जिससे एक नए क्रिकेटर को गुजारा जाए कि वो प्रेशर हैंडलिंग कर सके, या फिर वी हैव टू ग्रूम हिम, उसको हमें चांस बार बार देना पड़ेगा ताकि वो ग्रूम हो जाए? आई थिंक इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, बट एक पर्सपेक्टिव से दे भी सकता हूँ. क्योंकि देखिए ना, फिर ये इस तरह का सवाल है जहाँ एक क्रिकेटर जो कि एक सीजन क्रिकेटर हो, वो टैलेंट हंट करता है, उसका भी एक प्रोसेस है कि पहले लोग क्या कहते हैं, क्या वो होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे खेलते हैं, अंडर 19 खेलते हैं, फिर देन दे गो थ्रू दैट प्रोसेस. आई कैन नॉट कमेंट अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट अ person who is an expert in this.
मुझे ये फील होता है कि आप ये देख सकते हैं कि कौन प्लेयर एंटर कैसे होता है, कौन सा प्लेयर एंटर कैसे होता है। नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं मेरे ख्याल से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए टैलेंट हंट हो गया है, बेहतरीन प्लेयर है, उस्मान खान की एग्जांपल लें तो ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है जब पहली बार कोई भी प्लेयर जिसके अंदर टैलेंट है वो प्ले करेगा किसी ऐसे मैच के अंदर कि बड़ी टीम के साथ है और इंडिया के साथ है तो बहुत ज़्यादा जिसमें प्रेशर होता है, तो उसको कैसे हम ग्रूम करें या क्या टिप्स आप देंगे जिससे उनको ग्रूम किया जाए? आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पिछले कई अरसे में मैंने देखा था कि लोगों ने एक साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ रखा हुआ था। आई डोंट नो आप कोचेस किस तरह करते हैं, बट मेरे नज़दीक ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहां हर प्लेयर, मेरे नज़दीक उसको अपने ट्रॉमा की अवेयरनेस ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि देखे ना, ट्रॉमा भी एक किस्म का प्रेशर लाता है आपके ऊपर और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि आप अनकॉन्शियस होते हैं तो आप वही रिस्पॉन्ड करे चले जा रहे होते हैं जो आपको उस वक्त बेहतर लगा था। क्योंकि जैसे ना ट्रॉमा को भी काफ़ी लोग डिफाइन करते हैं। आई लाइक व्हाट गेबोर मटे सेज अबाउट ट्रॉमा, बट हियर इट इज़ व्हाट ही सेज एक्चुअली, एंड मेरा थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है कि ट्रॉमा ये नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या, ट्रॉमा ये है कि आपने कैसे रिएक्ट किया जो आपके साथ हुआ। सही, तो जो भी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहा है या अच्छी कर रहा है या लुढ़क रहा है, ही इज़ रिस्पॉन्डिंग टू दोज सिचुएशंस। तो मेरे नज़दीक ये है कि आई वुड टेक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टू अ ट्रॉमा रिकवरी प्रोसेस। अच्छा, और इट नेवर एंड्स, बट इस किस्म का अगर मैं सपोज आप हैं, आप बाबर आजम, आप आजम खान हैं, आप मेरे पास आए फॉर एग्जाम्पल, सो आई वुड टेक बाबर आजम इन टू दिस सबकॉन्शियस जर्नी वेयर जो भी ट्रोलिंग उन पे हो रही है, आई वुड ask him to go inside of him and really feel what kind of emotions he's going through. हाँ, कि और वो पहली दफा कब इन्होंने ऐसा फील किया था। अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी होती है। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस जो मैं कह रहा हूँ, आई थिंक ये लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं, बट समटाइम्स आपकी पर्सनैलिटी हैक हो जाती है, जो आपकी सबकॉन्शियस मटीरियल जो है वो आप जी रहे होते हैं। आप उसको शऊरी तौर पे नहीं जी रहे थे, बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि शऊरी तौर पे जी रहे हैं, लेकिन आप वो ज़िंदगी जी रहे होते हैं जो कि आपकी 4 साल की, तो आप वो बच्चे बन जाते हैं उस वक्त। इसलिए आज़म खान जिस तरह आउट हुआ पिछली दफ़ा, यू वुडंट रिकग्नाइज के ये प्लेयर इस तरह आउट हो सकता है, वही प्लेयर है जो पहले खेल रहा था। तो लोग ये नहीं देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद दैट पर्सन एंड हाउ ही इज रिस्पॉन्डिंग इन व्हाट सिचुएशन। बहुत सारी सबकॉन्शियस लेयर्स डिसाइड कर रही होती हैं हाउ वी आर डीलिंग विद दैट। तो कमिंग बैक टू दिस, कि उस सिचुएशन को आई वुड टेक आजम खान थ्रू दैट इनर जर्नी so that he can point out where this has happened previously for the first time. When was the first time it had happened with him? Once he can identify that, he can learn how to respond to that thing in a better way. और वो सिचुएशन क्या सिखा रही है उस पर्टिकुलर प्लेयर को जब वो फ्रीज हो जाता है, जहां वो बिल्कुल ही as if he doesn't know what's happening. हाँ, ताकि जब दोबारा वो सिचुएशन आए तो ही इज रेडी, कैसे मैंने इसको टैकल करना है। कि वो फिर हमारी फील्ड में कहते हैं द बेटर इट गेट्स द बेटर इट गेट्स, कि आप जितना उस सिचुएशन को बार बार डील करते हैं, मे बी आई वुड डू ड्रिल्स विद दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, और फिर देखें कि वो कैसे रिएक्ट करता है उस सिचुएशन, बगैर उसको बताए कि ये होने वाला है, एंड देन सी हाउ ही रिएक्ट्स। यू सी, तो क्योंकि गेम इज नॉट अबाउट मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव से game is not only about talent, is not only about performance, is not only about who is selecting, who is getting selected, whether it has been there are injustices happening. एक लेवल पे ये कोई चीज मैटर नहीं करती है। एक लेयर पे ये मैटर करता है कि आपका ट्रॉमा क्या था, क्योंकि जो सेलेक्ट कर रहा है टीम को वो भी ट्रॉमा से गुजर रहा है। He's picking up things, people. उसके साथ बचपन में क्या हुआ था? We don't know. या उसने तो जब खेला था तो उसको किसने निकाला था? क्योंकि मेरा ये वो है, I'm not blaming someone, but fact ये आता है कि
people on the position of power, they are like children hungry for power. Sometimes, not all the leaders, but you see when we are in these positions, then we make decisions in that way. और उस decisions में वो भी एक trauma की शक्ल है कि जहाँ हमको इतना inflated ego हो गया puffer fish की तरह. Puffer fish देखी ना आपने? तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वैसे ना. तो आप देखें कि उस सिचुएशन में आप किन लोगों का चुनाव करेंगे और गलत डिसीजन हो जाएंगे. चले हम छोड़ देते किसी ने इन्फ्लुएंस किया नहीं किया. तो आप देखें कि डीपर लेयर में इज ट्रॉमा बीइंग प्लेड आउट, कलेक्टिव ट्रॉमा बीइंग प्लेड आउट, कलेक्टिव ट्रॉमा कि दो ट्रॉमेटाइज लोग एक दूसरे को सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर लोग जो है ना परेशान हो रहे हैं क्योंकि लोग भी ट्रॉमेटाइज हैं. सो इट्स द ब्लडी ट्रॉमा दैट इज बीइंग प्लेड आउट इन दिस bloody game. So the better way to deal with this to go inside and see how am I. Audience को ये देखना चाहिए मैं react ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या हो रहा है. You see what I'm projecting on my players. इस लेंस से जब आएंगे तो ऑडियंस को ये समझ आएगा it's not about players, it's not about the selection committee, it's not about what others are talking about, it's about how you are perceiving that thing. और आप मुसलसल प्रोजेक्शन किए चले जा रहे हैं. जो आपकी स्टफ है, जो आपका मटेरियल है, आप वो प्लेयर्स पे, लोगों पे इम्पोज किए जा रहे हैं. यानी अगर कोई एक्स क्रिकेटर है जो कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर है तो उसके ड्रामास तो बहुत ज्यादा होंगे ना बचपन के गेम्स के. तो उसमें उसको एक बंदा बुरा लगता है. ये सवाल मुझसे लोग काफी पूछते हैं यार उसके तो ज्यादा होंगे, उसके कम होंगे. जैसे अगर किसी बच्चे को डांट पड़ गई तो वो ट्रॉमा कम है और किसी का सेक्सुअल अब्यूज हो गया तो वो ज्यादा है. ऐसा नहीं है. अच्छा. बिकॉज ट्रॉमा कोई स्केल नहीं है. मेरे नजदीक वो भी उतना ही अहम है शख्स जिसको डांट पड़ी और जो सहम गया और फ्रीज हो गया. नहीं आई एम ओके विद दैट. अच्छा. तो और वो भी अहम है जिसके साथ कोई अब्यूज हुआ. दोनों के ट्रॉमा फर्क, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ट्रॉमा तो फर्क पड़ेगा ना उससे. एक बंदा 10 से गुजरे, एक बंदा 100 से गुजरे. नहीं? अब हमारी फील्ड में कहते हैं एटलीस्ट लोगों के 22 स्प्लिट्स होते हैं पर्सनैलिटी के. अच्छा. कि क्योंकि वो हम कोप कर रहे होते हैं दूसरी चीज़ों से. अगर पैसे कम हैं हमने पैसे कम देखें तो हम डेफिनेटली कोप कर रहे हैं स्कैरसिटी माइंडसेट से. फॉर एग्जांपल कि नहीं पैसे बचाने हैं, ये करना है, वो करना है, झाड़ पे नहीं उगते हैं. तो इट्स लाइक कि क्यूमुलेटिव वे में नहीं देख सकते क्योंकि क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं ट्रॉमा को. ट्रॉमा इज अ क्वालिटेटिव, इट्स अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. यू सी इट कैन नॉट बी क्वांटिफाई. ये तो है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते. हाँ. अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा जबरदस्त चले. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. तो ऑडियंस ये था हमारा आज का एपिसोड. उम्मीद करते पसंद आएगा. डू शेयर ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करीबी ऑडियंस जो कि इस पॉडकास्ट को सुनेगी वहाँ तक पहुँचे. और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. टेक केयर. खुदा हाफिज़.